कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम आज सामाजिक और धार्मिक सुधार के तीसरे वीडियो में हैं। इससे पहले हम ईश्वरचंद विद्यासागर तक पढ़ चुके हैं, ब्रह्म समाज से स्टार्ट करके। आज हम प्रार्थना समाज देखते हैं। देखिए, प्रार्थना समाज जो है, इसके संस्थापक जो हैं आत्माराम पंडुरंग थे। आत्माराम पंडुरंग। और ये केशव चंद्र सेन जो थे ब्रह्म समाज में, उनसे प्रेरित हुए थे। फिर इसके बाद ये आत्माराम पंडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। पांडुरंग, और कहीं कहीं ये पांडुरंगा भी मिल जाता है, तो फिर आप समझ जाना कि वही है। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में 1867 में हुआ था। ये आप याद रखेंगे। इसके जो सबसे प्रसिद्ध नेतृत्व करने वाले नेता जो हुए, वो महादेव गोविंद रानडे थे। तो इसमें जो प्रसिद्ध नेता हुए या नेतृत्व सबसे अधिक जो सबसे अधिक प्रसिद्ध नेतृत्वकर्ता वो महादेव थे। और इनका पूरा नाम महादेव गोविंद रानडे था। तो देखिए, ये इतना ज़्यादा महादेव गोविंद रानडे फेमस से और मतलब इतना अच्छे समाज सुधारक थे, आप कह सकते हैं। क्योंकि ये जो महात्मा गांधी के राजनीतिक या जिन्ना के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोविंद रानडे थे। तो आप यहाँ एक पॉइंट ये भी लिखेंगे, महादेव गोविंद रानडे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो ये महात्मा गांधी और जिन्ना के, जो जिन्ना थे, इनके राजनीतिक गुरु थे। देखिए, जो महादेव गोविंद रानडे थे, इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के सुकरात कौन हो जाएंगे? तो आपके ये रानडे हो जाएंगे। रानडे मतलब महादेव गोविंद रानडे। और इसी के साथ जो रानडे का अगला कदम था, वो था विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने 1861 में की थी। तो 1861 में विडो मतलब विधवा, रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। उसके बाद ये जाति प्रथा, छुआछूत और क्या पर्दा प्रथा, इसके विरोधी थे।
विधवा पुनर्विवाह के समर्थक हो जाएंगे, क्योंकि ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना करेंगे। तो विडो का जब अगर मतलब विधवा के विवाह करेंगे तो पुनर्विवाह के अपने आप जो है समर्थक हो जाएंगे। फिर इसी में जो प्रार्थना समाज था, इसी में एक सुबोधगामिनी नामक पत्रिका भी जारी हुई। तो प्रार्थना समाज के अंतर्गत क्या हुआ, सुबोधगामिनी पत्रिका को जारी किया। ये प्रार्थना आत्माराम पंडू जो थे उनके द्वारा संस्थापित प्रार्थना समाज ने सुबोधगामिनी पत्रिका का प्रकाशन किया, ना कि महादेव गोविंद रानडे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने दलित छुआछूत के उसमें एक मिशन की स्थापना की। तो दलित मिशन के संस्थापक भी इसी में हो जाएंगे, दलित उद्धार मिशन। दलित उद्धार मिशन की स्थापना यहाँ पर और लगाते हैं प्रार्थना समाज ने किया। तो प्रार्थना समाज के ये कार्य हो जाएंगे कि दलित उद्धार मिशन और सुबोधगामिनी पत्रिका तथा छुआछूत जात प्रथा पर्दा प्रथा, इन पर जो है विरोध, विधवा पुनर्विवाह के ये लोग पक्षपात में थे। और इसकी संस्थापना जो है आत्माराम पंडूरंग ने की थी, और कहीं कहीं इनका नाम आत्माराम पंडूरंगा भी मिल जाता है। साथ में ये कब हुआ, तो 1867 में हुआ, 1867 में। इसके सबसे जो प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता थे ये प्रार्थना समाज के, वो महादेव गोविंद रानडे थे। साथ में ये महादेव गोविंद रानडे जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे। और रानडे को ही महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ये हमने रिवीजन कर लिया एक बार। अब हम आते हैं थियोसॉफिस्ट, एक सोसाइटी थी जो एनी बेसेंट द्वारा लाई गई भारत में, और इस सोसाइटी का कार्य भी पूछा जाता है, और एनी बेसेंट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एनी बेसेंट से ये क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। तो एनी बेसेंट। तो ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी जो स्थापना है वो 1882 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना 1882 में भारत में हुई। ये जो है ये पश्चिम देश की मतलब ये सोसाइटी थी या मिशन था, लेकिन यहाँ जो भारत में इसकी स्थापना 1882 में मद्रास में हुई। चेन्नई, वही मद्रास, ठीक है। तो चेन्नई में हुई। चेन्नई कहाँ है, मद्रास में। और संस्थापना किसने किया, तो एनी बेसेंट का नाम अग्रणीय है। बेसेंट संस्थापक के रूप में भारत में थी। देखिए श्रीमद् जो भागवत गीता है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी का श्रेय जो है से एनी बेसेंट को जाता है। तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद आप ऐसे याद रखेंगे कि एनी बेसेंट ने किया था। और इन्होंने इसमें जैसे ये जब आई यहाँ पर तो भारत के कल्चर को देखा, हिंदुओं को देखा। तो
तो और बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित हुई हैं। एनी बेसेंट जो थी वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हुई, और जैसे कर्म हो गया, और फिर उसके बाद पुनर्जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, मोक्ष हो गया, इन सभी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित हुई भारतीय कल्चर से। फिर उसके बाद इन्होंने 1898 में जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किया बनारस में। तो 1898 में क्या किया इन्होंने, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किया, और ये कहाँ पर, बनारस में। आगे चल के लगभग ये 1915 से 1916 में यही कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है, हिंदू जो है बनारस का हिंदू मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया गया। तो 1800 इसको यही कॉलेज, यही आगे चलकर 1915 से 1916 में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में इसको बदल दिए, तब्दील कर दिए। देखिए एनी बेसेंट जो थी, अभी हमने सबसे पहले बताया, वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो ये भी क्वेश्चन इनसे बार बार बनता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। ये अध्यक्ष हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पहली अध्यक्ष हो जाएंगी। इस तरह से ये हो जाता है। आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना 1882 में हुई चेन्नई में, मद्रास के। इसके प्रमुख संस्थापक में से एनी बेसेंट थे। ये सोसाइटी को बुलाया गया था, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इसको भारत में बुलवाए थे कि आप आइए और हमारे यहाँ के लोगों को जो है आधुनिकरण से, या मतलब जो विचार है अपने यहाँ पर हम लोगों के बीच में बांटिए। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। ये बनारस में, आगे चलकर यही हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में बदल गया। और एनी बेसेंट जो थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ये हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए।